एक क्वेश्चन में गिवन है अपन को कैलकुलेट द pH of salt when 20 ml of 20 ml of 0.2 molar weak acid is mixed with 60 ml of 0.1 molar weak base. तो वीक बेस को अपन ऐसे ले लेते हैं, also calculate the degree of hydrolysis of the salt. Also calculate the degree of hydrolysis of the salt. The degree of hydrolysis of the salt. Of hydrolysis of the salt. Given that Ka for HA is 10 to the power 5 and Kb for HB, weak base, is 10 to the power -6 मोलर. ये अपन को गिवन है, ठीक है. आंसर में अपन को गिवन है, आपने HA को मिक्स किया है, एक मिनट मैं चेक कर लूं पहले. 0.1 is 6 और ये 0.1, ये 0.4 है और 100 के हिसाब से मैंने कैलकुलेशन किया, वो 60 था ना, इसलिए ये 0.4 है 40 ml. एक मिनट, ये 30 ऐसे नहीं, 20 की जगह अपन 30 लेंगे. ये देख लेना है एक बार, इसको चेक कर लेना, कॉन्सेंट्रेशन इन द वॉल्यूम. तो अपन को HA plus BOH गिवन है, दैट इज अ वीक बेस. तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कभी इक्विलिब्रियम में नहीं होता, सो वी गेट सॉल्ट प्लस वाटर. ये अपन को गिवन है 30 into 0.2, ये अपन को गिवन है 60 into 0.1, ये 0, ये तो वाटर. दोनों के मिलीमोल्स बराबर है, ठीक है. तो ये 30 into 0.2 हो जाएगा और टोटल वॉल्यूम 90 है, सो ये कॉन्सेंट्रेशन होता है. टोटल वॉल्यूम 90 है तो अपन को कॉन्सेंट्रेशन पता चला. अब अपन को एक बात पता है, सिंस द सॉल्ट is made of weak acid and weak base. Weak base. So the degree of hydrolysis. So pH and the degree of hydrolysis. And degree of hydrolysis is independent of concentration. So अपन को पता है हाइड्रोलिसिस होता है H/1 - H is equal to root of KH and H plus sign is equal to होता है Ka into under root of KH, या फिर अपन OH भी लिख सकते हैं H plus sign की जगह, that is equal to under root of Kb into under root of KH, या फिर अपन OH लिख सकते हैं. और अगर अपन OH कैलकुलेट करना चाहें तो अपन लिख सकते हैं Kb into under root of KH. इससे अपन कैलकुलेट कर लेते हैं. तो दोनों में से पहले अपन डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर पीएच कैलकुलेट कर लेंगे. दोनों में से जो मर्जी चाहे अपन कैलकुलेट कर लें. पहले तो पीएच कैलकुलेट करते हैं. H plus sign is equal to Ka into under root of KH का मतलब है Kw upon K into Kb, ये होता है. And that will be equal to Kw into Ka divided by Kb. तो अपन इसमें लिख लेंगे भाई pH will be equal to, अब इसमें अपन को सारे वैल्यूज गिवन है और ये pK pK भी अपन फटाफट कैलकुलेट कर सकते हैं. तो -1/2 log of Kw
प्लस लॉग ऑफ के ए माइनस लॉग ऑफ के बी। चल माइनस साइन को मल्टीप्लाई करते हैं अपन। तो के माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू इज पी के डब्ल्यू, माइनस लॉग ऑफ के इज पी के, और ये माइनस लॉग ऑफ के बी इज इक्वल टू पी के बी। लो भाई, तो 1/2 पी के तो हो गया 14 प्लस पी के कितना गिवन है अपन को, ये 5 माइनस 6 इज इक्वल टू हो गया 1/2 इंटू कितना हो जाएगा 19 माइनस 6 13 हो गया। लो भाई 6.5 हो गया। ये आपका पीएच है। हाइड्रोलिसिस कैलकुलेट करना है तो H/1 माइनस H विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KW अपॉन K इंटू KB। तो H/1 माइनस H विल बी इक्वल टू KW कितना 10 की पावर माइनस 14, K इंटू KB कितना हो जाएगा 5 और 6 कितना होता है 10 की पावर माइनस 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6। सो ये दोनों मिला के हो जाएगा 11। मतलब हो गया H/1 माइनस H विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10 की पावर माइनस 3। 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 की पावर माइनस 4 हो जाएगा, मतलब 3.10 होगा तो 3 पॉइंट नियरली 1 आ जाएगा। सो H विल बी इक्वल टू H/1 माइनस H विल बी इक्वल टू H/1 माइनस H विल बी इक्वल टू दैट इज 10 इंटू 10 की पावर माइनस 4। सो 10 का रूट लेंगे तो अपन लेंगे तो विल गेट दैट 3.1 ले लेता हूँ चलो इंटू 10 की पावर माइनस 2। So H/1 minus H is equal to 0.031। मल्टीप्लाई करो और कैलकुलेट कर लो। So H will be equal to 0.031 minus 0.031 H प्लस करेंगे so H will be equal to आ जाएगा अपने पास 0.031 डिवाइडेड बाय 1.031। ये लो भाई, ये तो बहुत छोटा वैल्यू आया अपने पास, ऑलमोस्ट 0.3 आ रहा है। हाइड्रोलिसिस थोड़ा कम ही आएगा, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 के आसपास ऐसे आ जाएगा। ये लो भाई 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 के आसपास 0.28 के आसपास आएगा। 0.28 मतलब ऐसे कुछ कर लेंगे। ये अपने पास डिवाइड करेंगे अपन तो 10 की पावर माइनस 2 तो 31 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 28 इंटू 10 की पावर माइनस 2 ऐसे कुछ आ जाएगा। लाइक दैट वी कैन राइट। तो ऐसे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ा सा फॉर्मूले वाले जो क्वेश्चन है ना, ये फॉर्मूले को ध्यान रखना पड़ेगा। ये फॉर्मूले से थोड़ा ध्यान, मैं खुद भी बाद में थोड़ा सा कंपाइल करूंगा फॉर्मूलेस को। मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। 90% क्वेश्चन अपन को इसी टाइप के मिलते हैं जैसे मैंने आपको बताया हाइड्रोलिसिस में। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे जाऊंगा तो आई विल राइट द हाइड्रोलिसिस ऑफ बाइवेलेंट आयंस। हाइड्रोलिसिस ऑफ बाइवेलेंट आयंस अपन कैटाइंस और एनाइंस दोनों ही लिखते हैं। एनाइंस की भी बात करते हैं और कैटाइंस की भी बात करते हैं। तो एनाइन एंड कैटाइन बोथ। एनाइंस में जैसे कार्बोनेट आयन है, सल्फाइड आयन है, ऑक्सलेट आयन है। अब इसमें पता है अपन क्या करेंगे, सिर्फ आयन नहीं लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे उसको, है ना। अपन को सिर्फ आयन थोड़ी मिलेगा, अपन को सॉल्ट के फॉर्म में लिखेगा, है ना, बाइवेलेंट सॉल्ट। आयंस की जगह भी अपन सॉल्ट लिख देते हैं। तो देख, सोडियम का तो हाइड्रोलिसिस होगा नहीं, लेकिन कार्बोनेट का हो जाएगा, सल्फाइड का हो जाएगा। सोडियम तो स्पेक्टेटर आयन है ना। पोटेशियम ऑक्सलेट, कोई पोटेशियम का होता नहीं, ऑक्सलेट का हो जाएगा Na2SO3, राइट। इस टाइप से अपन बाइवेलेंट आयंस जो होंगे उनके हाइड्रोलिसिस पढ़ सकते हैं। कैटाइंस की बात करें, बाइवेलेंट अगर होगा तो जैसे अपन लिखेंगे बेरिलियम क्लोराइड होगा उसका हाइड्रोलिसिस, बेरिलियम क्लोराइड का। क्लोराइड का तो होता ही नहीं, बिकॉज क्लोराइड तो वीक कॉन्जुगेटेड बेस है, लेकिन बेरिलियम तो वीक बेस का स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड एसिड होगा, उसका हाइड्रोलिसिस होगा। FeCl2
है ना, BeCl2, FeCl2, MgCl2, MgCl2 इज अ वीक बेस ना, तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगा उसका। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, राइट। तो अपन केटाइंस ऐसे लिख सकते हैं। इवन अपन जैसे अमोनिया लिखते हैं ना, तो हाइड्रोजीनियम आइन भी लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिख देता हूँ। एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे हाइड्रोजीन होता है ना, ऐसे जैसे अमोनिया होता है, तो अपन क्या करते हैं, अमोनिया को एक हाइड्रोजन देके NH4 पॉजिटिव बना लेते हैं। तो इसको भी एक हाइड्रोजन दे दो और इसको भी एक हाइड्रोजन दे दो, बाइवेलेंट केटाइन बनेगा ये। तो NH3, ये NH2 तो था ही, और NH3, इसमें 2 केटाइन है, 2 एनाइन लिख लेते हैं। मतलब वो क्या करेंगे ना, इसमें हाइड्रोजीनियम आइन डाइक्लोराइड ऐसे लिखेंगे। तो अब वो नाम भी लिखेंगे और अपन को स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, उसके हिसाब से अपन क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ऐसे लिखा होगा। अब अपन को लगेगा पता नहीं ये कंपाउंड क्या है, जबकि इसका हाइड्रोलिसिस हो सकता है, सीएल का नहीं होगा। चलो अपन एक हाइड्रोलिसिस पढ़ते हैं, एग्जाम्पल लेके। अपन एग्जाम्पल लेके हाइड्रोलिसिस पढ़ते हैं, सीधे एग्जाम्पल करते हैं। अपन को पता है कि हाइड्रोलिसिस कब किया जाता है, जब मेरे पास सिर्फ सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन हो। कैलकुलेट द pH of 0.1 molar Na2CO3। अपन को एक बात पता है, only carbonate ion have tendency to hydrolyze. अपन को एक बात पता है, अगर कार्बोनेट आयन है ना, तो ठीक है, कार्बोनेट आयन का हाइड्रोलिसिस लिखूंगा, सोडियम का तो होता नहीं है। तो कार्बोनेट आयन को अगर वाटर से रिएक्ट करूंगा ना, तो ये एनाइन है, तो वाटर से ये ले लेगा क्या, H+ आयन, और वाटर में क्या प्रोड्यूस करेगा, OH नेगेटिव। अब ये भी बाइकार्बोनेट आयन है, तो इसका भी हाइड्रोलिसिस होगा, HCO3 नेगेटिव वाटर से रिएक्ट करवाते हैं और ये बनाएगा H2CO3 प्लस OH माइनस। भाई ये भी एनाइन था, तो वाटर से H+ आयन लिया, OH आ गया। मतलब ये अगर बाइवेलेंट है, जैसे अपन को पता है कि अगर कोई डाइप्रोटिक एसिड होता है तो वो 2 स्टेप में डिसोसिएट होता है। अगर कोई डाइप्रोटिक एसिड होगा तो 2 स्टेप में डिसोसिएट होता है। इधर के A1 है, इधर के A2 है, इधर के A1 है, इधर के A2, K1 एंड K2। अब मान लो अपन को कार्बोनेट आयन के कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, ये अपन को कार्बोनेट आयन गिवन था, इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 अपन को गिवन है, क्योंकि जितना इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ही कार्बोनेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा। इधर हाइड्रोलिसिस KH1 होगा, ये 2 स्टेप में हाइड्रोलाइज हुआ, तो KH1 विल बी इक्वल टू concentration of bicarbonate ion into concentration of OH divided by concentration of CO3 2 नेगेटिव होगा। अपन क्या करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं H+ आयन से। दिस इनटू दिस तो KW होता है, एंड दिस इनटू दिस डिवाइडेड बाय दिस, दिस इनटू दिस डिवाइडेड बाय दिस, K2 होता है। ठीक है, और KH2 that will be equal to concentration of H2CO3 into concentration of OH minus ion divided by concentration of HCO3। इस स्टेप से अपन KH2 लिख सकते हैं, क्योंकि इधर इसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है।
तो अपन पता क्या कहेंगे, अपन कहेंगे ठीक है इसमें फिर मल्टीप्लाई कर लो आप, एनाइन होता है तो कैटाइन से मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव चार्ज, और अगर कैटाइन होता है इसकी जगह तो अपन वो H से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर भी अपन H प्लस आइन से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी देखो दिस इनटू दिस विल बी इक्वल टू KW एंड दिस इनटू दिस डिवाइडेड बाय दिस इज KA1, ये लिखा, ये आएगा अपने पास। अपन को क्वेश्चन में गिवन होगा, ये वाले दोनों वैल्यूज गिवन होंगे क्वेश्चन में, ये वैल्यूज मैंने आपको बताया पहले। इतना ही होता है कार्बोनेट के लिए। ये डिसोसिएशन कांस्टेंट मैंने पहले आपको बता रखे हैं, पढ़ा रखा है आपको, डिसोसिएशन ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, डिसोसिएशन ऑफ डाइक्रोटिक एसिड। अब अगर मुझे KH लिखना है ओवरऑल, द टोटल KH, अगर मुझे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करना है तो मैं पता क्या करूंगा, इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के लिए दोनों को ऐड कर दूंगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। सो ये दो वाटर मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करके H2CO3 और 2 OH बनाएगा। अगर 2 OH बनाएगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, इन दोनों को ऐड करूंगा, इन दोनों को ऐड करूंगा तो 2 OH, मतलब इधर मैं क्या करूंगा, H² और H² से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो KW का तो स्क्वायर आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना, KH1 इंटू KH2। अगर ओवरऑल KH लिखना है तो KH1 इंटू KH2 लिखूंगा मैं, एंड KH1 इंटू KH2 इज व्हाट, KW का स्क्वायर डिवाइडेड बाय KA1 इंटू KA2, ये आ जाएगा भाई अपने पास, KW का स्क्वायर ये आएगा। अब अपन कहेंगे ठीक है हमें पीएच कैलकुलेट करना है, अगर मुझे कंसंट्रेशन यहाँ गिवन है 0.1, अब ये देखो कि KH1 और KH2 में ना KH1 जो है इट इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू KH2। कैसे, आप सब्स्टिट्यूट करके देख लो, ये 10 की पावर -14 होता है और ये 10 की पावर -13 है, मतलब इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 10 की पावर -1, तो ये वैल्यूज गिवन है ना अपन को, और ये 10 की पावर -14 है और ये 10 की पावर -7, मतलब इसका वैल्यू आ रहा है 10 की पावर -7, ये 10 की पावर -1 है, ये 10 की पावर -7 है, तो ज्यादा कौन सा वैल्यू का, KH1 का। KH1 हमेशा बहुत ज्यादा होता है KH2 से, मतलब द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज more hydrolyzed than the second step. So the concentration of OH negative from first step is very large as compared to second step. So on neglecting the concentration of OH minus ion from second step, we get from the second step, अपन उससे neglect कर लेते हैं, we get the total H plus OH minus ion from the first step. So neglect कर लिया अपन ने, सीधे लिखा ही हुआ है वैसे अपन ने, तो अपन इससे ही OH ले लेते हैं, we get OH minus in total is equal to
जैसे अपन ने लिखा था ना ये लास्ट टाइम, अपन ने पॉइंट नंबर 1 लिखा था ना भाई, अंडर रूट ऑफ के एच इंटू सी होता है अगर एक ही स्टेप में होता तो। अगर एस्टेटाइन होता तो फिर अंडर रूट ऑफ के एच इंटू सी लिखते, तो इधर के एच 1 इंटू सी कर लो। सो thus we can write that OH माइनस साइन आप ले लो, अंडर रूट ऑफ के एच 1 का मतलब हो गया के डब्ल्यू अपन के ए 2 इंटू सी। लो भाई ये हो गया आपका पी ओ एच, ये आपका ओ एच माइनस साइन कैलकुलेट कर लो। सिमिलरली अगर कोई एसिडिक सॉल्ट होता, सिमिलरली फॉर एसिडिक सॉल्ट, कोई एसिडिक सॉल्ट होता तो अपन OH लिख लेते, एसिडिक सॉल्ट के लिए सीधा H प्लस साइन लिख लेते, मतलब H प्लस साइन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के एच 1 इंटू सी, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के डब्ल्यू अपॉन के ए की जगह अब के बी लिखना पड़ेगा एसिडिक सॉल्ट के बी इंटू सी 2 इंटू सी, जैसे यहाँ के ए 2 लिखा वैसे अपन ने के बी 2 लिख लिया। आई एम नॉट टेलिंग कि अपन पूरा 100% इससे नेगलेक्ट कर रहे हैं, कभी कभी ये भी हो सकता है अपन से पूछेंगे बताओ इसका कितना कॉन्सेंट्रेशन है, तो निकाल सकते हैं, दोनों को ऐड कर दो, वी नो दैट हाउ टू राइट, इन दोनों को ऐड कर दो, अपन को पता है क्या जो OH कॉन्सेंट्रेशन होगा वो सारा का सारा इसी के कॉन्सेंट्रेशन को अज्यूम कर लूंगा जो यहाँ से आया, क्योंकि OH तो सारा का सारा उसी से आ रहा है फर्स्ट स्टेप से। मतलब मान लो अगर अपन ऐसे लिखेंगे इसको, जैसे अपन ने पहले 2 स्टेप की डिसोसिएशन लिखी, अगर ये x होगा, अगर ये x होगा तो 0.1 माइनस x होगा, अगर ये y होगा, ये y होगा तो ये डिसोसिएट हो रहा ना तो ये x माइनस y होगा, तो ये भी x माइनस y होगा, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन हो गया। अब तो आप कहेंगे अब देखो क्या होगा, टोटल ये तो x प्लस वाई हो गया और ये भी x प्लस वाई हो जाएगा। अब अपन को पता है x इज वेरी लार्ज देन y, x इज वेरी लार्ज देन y, वो के एच 1 के वैल्यू से ना, 10 की पावर माइनस 1 आ रहा है, 10 की पावर माइनस 7, ये वैल्यूज गिवन है ना अपन को, तो अपन इसको लिखते ना 10 इस इक्वेशन के लिए 10 की पावर माइनस 14 डिवाइडेड बाय 10 की पावर माइनस ये के ए 2 10 की पावर माइनस 1, इसको 10 की पावर माइनस 14 डिवाइड बाय 10 की पावर माइनस 7, ये तो बहुत ज्यादा आ रहा है इससे। हाँ ज्यादा आ रहा है इसलिए तो अपन ने सेकंड स्टेप को नेगलेक्ट करके फर्स्ट स्टेप से ही कैलकुलेट किया, ये सेंटेंस वही तो लिखा है ना, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, और क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो ये भी नियरली x हो गया, ये भी नियरली x हो गया, ये भी नियरली x हो गया, क्योंकि जहां भी सब्सट्रैक्शन है या एडिशन है वहां x माइनस वाई या x प्लस वाई, वहां वो x के बराबर ही रहेगा। और ये वैल्यू सिंस इसका के एच का वैल्यू अपने पास मतलब इधर अपन कैलकुलेट करना है तो अपन इधर कर भी सकते हैं, x इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 0.1 माइनस एक्स इज इक्वल टू के एच 1, अपन ऐसे लिख सकते हैं और बता सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन देते हैं। यस सर। ठीक है भाई, सबको समझ में आ गया। तो अब अपन क्या करेंगे ना, जैसे अब एक क्वेश्चन लिखते हैं अपन, क्वेश्चन करते हैं अपन, नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं मैं, इसमें मतलब एक बार अपन इसका भी क्वेश्चन करते हैं और इसका भी क्वेश्चन करते हैं, पता ये तो बड़ा इजी होगा, फिर तो अपन कहेंगे देख भाई हमें गिवन है, हमसे कहा गया कैलकुलेट द पीएच एंड डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस,
for 0.1 moles of salt in 500 ml of water. अब सॉल्ट लिखो ना, कौन सा सॉल्ट, Na2S कर देते हैं। Given that Ka1 and Ka2 for H2S is, तो अपन कहेंगे this is 10 की पावर -7 and 10 to the power of -14 ऐसे होता है। ये तो पहले तो अपन आंसर में लिखेंगे भैया इस बार आपने मोल्स दिया, नॉट कॉन्सेंट्रेशन। तो पहले तो कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर लेता हूं, वही मैंने लिखा। Therefore concentration or molarity is equal to 0.1 into 1000 divided by 500. So 0.2 दे रखा है आपने, ठीक है। सॉल्ट को वाटर में डालूंगा तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, सॉल्ट इज बेसिक। So OH minus sign will be equal to under root of KH1 into C, under root of KW upon Ka into C। ये तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। So this will be equal to KW 10 की पावर -14 होता है, ये भी 10 की पावर -14 दिया आपने, और ये दिया आपने 2 into 10 की पावर -1। सो मेरे पास आया, ये तो कैंसिल हो गया, 14 था। सो मेरे पास आ गया क्या, 2 into 10 की पावर -1 मतलब 20 into 10 की पावर -2। और रूट ऑफ 20 कितना होता है, तो अपन कहेंगे रूट ऑफ 20 हो जाएगा 4 पॉइंट कितना आएगा अपने पास, रूट ऑफ 20 ना 4.4 ही ले लेते हैं, इंटू 10 की पावर -1। मतलब अपने पास पीओएच आ गया माइनस लॉग ऑफ 4.4 इंटू 10 की पावर -1, 1 माइनस लॉग ऑफ 4.4। सो लॉग ऑफ 4.4 का मतलब हो गया 1 माइनस 0.66। Therefore pH will be equal to 0.44 और pOH is equal to this much है, क्योंकि वो pOH था। pH will be equal to 13.66। ले भाई आपका pH आ गया। हमें सिर्फ वैल्यूज से मतलब है, हमें सॉल्ट के नेचर से मतलब है, हमें सॉल्ट का नेचर क्या है ये पहचानना आना चाहिए। तो फिर एक क्वेश्चन ही कर लेते ना, क्योंकि अपन को तो एडवांस में भी इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। बोलो सर, यहाँ पर फिर Ka2 क्यों दिया था? और क्या लेंगे बताओ, K2 ही तो कहा था। सर हाँ सर, यस सर। सर Ka1 की फिर क्या रोल था इसमें? Ka1 से हमने कुछ किया था क्या उस क्वेश्चन में? नहीं, K1 तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है ना, K1 होगा तो KH2 का वैल्यू बहुत कम है ना, KH2 का वैल्यू, यस सर। इसलिए तो मैं चाहता था कि भाई इतने अच्छे अच्छे अपन क्वेश्चन करते रहे, और अपन को पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट, इस एसिडिक इन नेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज एसिडिक इन नेचर, अपन को क्वेश्चन आया इस टाइप से। चलो भाई तुम लोग बताओगे मुझे कौन से सॉल्ट एसिडिक होते हैं, कौन से बेसिक होते हैं, ठीक है।
फिर निकालना। एक मिनट। बोलो, कुछ बोल रहे थे। चलो अच्छा, बस हो गया, मुझे लगता है इसलिए बोल रहे हैं, रहने दो, अब ज्यादा मत लिखो। सॉल्व भी तुम्ही को करना पड़ेगा अगर ज्यादा लिखा तो। हो गया।
मैं ही करूँ, सॉल्व करता हूँ। देख भाई, बेरियम क्लोराइड है तो अपन ऐसे करेंगे, पानी डालते हैं भाई, किसी का भी नेचर फाइंड आउट करना है, पानी में डाल दो। चलो देखते हैं, OH और H, अभी HCl बन जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो पहले वाला न्यूट्रल आ गया है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बना, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस। अच्छा, ये सारे न्यूट्रल दे दिए क्या आपने, ये भी न्यूट्रल, ये वाला तो वीक बेस बनेगा स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसे लिखा जाएगा। ये वीक बेस ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और स्ट्रॉन्ग एसिड, ये वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड। अब ये वीक बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस, अब तो ये फंस गए अपन। अब H2S का Ka जो होता है ना, ओवरऑल के दोनों स्टेप का -21, और इसका दोनों स्टेप का Kb जो होगा ना, वो 10⁻⁻12, ये वैल्यू बड़ा है इससे, तो फिर मुझे बेसिक बोलना चाहिए भाई। Kb का वैल्यू दोनों का हाइड्रोलिसिस होगा इसमें तो, लेकिन Kb का वैल्यू बड़ा है Ka से, मतलब Kb का वैल्यू बड़ा होने का मतलब है कि ये OH ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता है H+ आयन के कंपैरिजन में, है ना। सर बट ये पता होगा तभी आ सकता है मुझे। हाँ तो वो गिवन होना चाहिए, तभी तो लिख रहा हूं मैं, नहीं तो कैसे पता होगा, है ना, नहीं तो पता नहीं होगा, तो वो क्वेश्चन में गिवन होगा तो अपन कर देंगे। अब इसमें लेकिन Na2S दे रखा है, ये +1 है, ये -2 है, ये तो अपन कहेंगे भाई बेसिक सॉल्ट। इसमें बेसिक क्यों बोला आपने, इसमें तो कैसे, इधर तो आपने पता नहीं क्या क्या लिखा था, उसके बाद इसमें तो डायरेक्टली बता दिया। पता इसमें क्या था, इसमें Na आपने +1 ले रखा है और सल्फर आपने -2, इसका तो होगा हाइड्रोलिसिस, -2 जितना ज्यादा चार्ज होगा ना, जितना ज्यादा चार्ज होगा ना, उतना ज्यादा हाइड्रोलिसिस होगा। हाइड्रेशन मतलब वाटर अट्रैक्शन होता है, इसमें सीधा रिएक्ट ही कर जाता है हाइड्रोलिसिस। तो इसमें चार्ज ज्यादा होने की वजह से ना, चार्ज ज्यादा होने की वजह से इसका हाइड्रोलिसिस होगा, और हाइड्रोलिसिस होगा तो पानी से ये H+ आयन लेगा, OH देगा, मतलब बेसिक। इसमें तो Kb की भी जरूरत नहीं। ये एसिडिक सॉल्ट, क्योंकि ये तो वीक बेस होगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक, ये भी एसिडिक सॉल्ट, ये भी एसिडिक सॉल्ट, ये भी ये स्ट्रॉन्ग एसिड एसिडिक सॉल्ट, ये बेसिक सॉल्ट, ये एसिडिक सॉल्ट। अब कॉन्सेप्ट बता दो दिया ऊपर, सारा का सारा कैसे कैलकुलेट करते। सर बोलो। फिर आपने वो FES वाले में KB और KA की क्या वैल्यूज लिखे हैं? हाँ, वो Kb का वैल्यू 10⁻12, Ka का वैल्यू 10⁻21। जो कंसेप्ट मैंने ऊपर वाले लाइन में यूज किया, वही कंसेप्ट मैंने सभी जगह यूज किया। तुमको कोई डाउट है तो बोल दो कि इस वाले कंपाउंड में डाउट है मुझे, अब वही कंसेप्ट यूज करके आप सारे चेक करो एक बार, और नहीं आएगा तो मुझे बताओ, मैं आपको बताऊंगा फिर उस सॉल्ट में।
कोई डाउट है तो बोलो भाई, किसी सॉल्ट में सर सेकंड लास्ट और लास्ट वाला बताइए ना। चलेगा? देख भैया, तो थर्ड हाँ हाँ चलेगा, जो मर्जी चाहे पूछ लो मुझे। देख, ये थर्ड लास्ट वाला तो अभी बताया था इधर, ये लिखा। अब हर एक चीज दो दो बार बतानी पड़ती ना। कैटाइन ना, कैटाइन का हाइड्रोलिसिस हो सकता है, नाइन का नहीं हो सकता। तो कैटाइन क्या लेगा? OH, पानी में क्या देगा? H प्लस आइन, तो ऐसा लिखो। अच्छा ठीक है, यहां से शुरू करते हैं अपन है। जब मैंने इसको पानी में डाला ना, तो PbOH जो होता है ना, वो तो एम्फोट्रिक है ना, एसिडिक ना बेसिक, लेकिन ये तो एसिडिक है ना। अच्छा, ये तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा यार, मैंने एस्टेटाइन को बेस अज्यूम करके कर दिया। ये तो एसिडिक सॉल्ट है। देखना, ये तो एम्फोट्रिक है, लेकिन ये तो एसिड बनाएगा ना। H प्लस आइन देने के बाद मैंने उसको सिर्फ एनाइन अज्यूम कर लिया था, इसमें चेक नहीं किया, बाकी सब जगह चेक कर लिया था मैंने। लास्ट में लिखा एस्टेटाइन से ही बता दिया, तो एसिडिक सॉल्ट। ये वाला एसिडिक सॉल्ट है, क्योंकि पेरिडीन इज अ वीक बेस, इज अ वीक बेस। लेकिन HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना, एसिडिक सॉल्ट। इधर हाइड्राजाइन इज अ वीक बेस, इसमें HCl ऐड करूंगा तो H प्लस आइन एनाइन, तो ये बनेगा। तो आपने वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, तो एसिडिक सॉल्ट। इसमें वीक एसिड और ये वीक एसिड तो था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एसिडिक बेस दो ही नहीं, दोनों ही नहीं होता, तो न्यूट्रल है, तो एसिडिक कहो बस। भाई वीक एसिड और एम्फोट्रिक है, जैसे बेरिलियम में लिखा था अपन ने, एम्फोट्रिक है और स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो एसिडिक सॉल्ट। यस सर। तो कम से कम ये तो पता चला। अब देखो भाई, तुमको पता चल गया सारा कुछ। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन तुमसे पूछूंगा। दूसरे पेज पे चले? हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। कैलकुलेट द pH। 0.1 मोलर FeCl2 if Kb1 and Kb2 for FeOH whole twice is 10 के पावर -5 -11 respectively. अब बताओ, तुम लोग 2 मिनट के लिए ट्राई करो, वरना मैं बताऊंगा। थोड़ा जल्दी करना। सर 12। 12 आ गया, एक बार चेक कर लो। देख, हाँ सर। सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा कि FeCl2 केवल है, पानी में डाला तो मुझे यहाँ पर FeOH होल ट्वाइस मिलेगा और HCl मिलेगा। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक बेस। इसका मतलब है, इट मींस, मतलब ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सोच रहा हूं कि कैसे कैलकुलेट करूंगा। इट मींस ओनली Fe2 प्लस कैन हाइड्रोलाइज। ठीक है, पहले ये सोच लिया मैंने। अब मैंने सोचा आपने K1 Kb2 दिया हुआ है, तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ। FeOH होल ट्वाइस को अगर डिसोसिएट करूंगा तो ऐसे होगा, FeOH एक पॉजिटिव और एक OH दे दिया, तो इसके लिए Kb बन रहा होगा। और फिर FeOH ये पॉजिटिव रहा होगा, तो ये इक्विलिब्रियम में Fe+2 बनेगा प्लस
OH माइनस है, तो इसके लिए Kb2 यूज होगा। मुझे इस कंपाउंड में ये पता चल गया था कि इसका हाइड्रोलिसिस होगा, इसका नहीं होगा। तो ठीक है, Fe2 प्लस को अगर हाइड्रोलाइज करूंगा तो H2O के साथ पहले क्या बनेगा, FeOH पॉजिटिव प्लस H प्लस, फिर क्या बनेगा, तो इसके लिए होगा KH1 और फिर FeOH होल ये पॉजिटिव प्लस वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो फिर बनेगा अपने पास FeOH होल ट्वाइस प्लस H पॉजिटिव और इसके लिए KH। यहां पर लिखूंगा तो KW/Kb2 होगा। देखो ना यहां से, अगर ये दोनों इक्विलिब्रियम में है तो Kb2 यूज होगा, और अगर ये दोनों इक्विलिब्रियम में है तो Kb1 यूज होगा। अब मैं Kb2 लिखूंगा तो 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻5, तो ये तो 10⁻⁻9 है, और इसका वैल्यू लिखूंगा तो 10⁻⁻14। Kb2 तो ऊपर है यार, कोई मैं सोच रहा हूँ Kb2 और Kb1 ना वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की ना, तो 10⁻⁻14 Kb2 तो इधर है ना 10⁻⁻11 10⁻⁻3 और यहाँ पर 10⁻⁻14 और Kb1 तो अपने पास 10⁻⁻5 था तो 10⁻⁻9। अभी KH1 is very large as compared to KH2, therefore H plus sign from first step is very large as compared to H plus sign from second step. So neglecting the concentration of H plus sign from equation 2, yeah, upon equation 2, that is step 2, we get right now H plus sign will be equal to hydrolysis है under root of KH1 into C. So H plus sign आ गया मेरे पास under root of KW upon KB 2 into C. So I got that under root of 10⁻⁻3 और ये है 10⁻⁻1. So that will be equal to 10⁻⁻. So pH is equal to आ गया 2. लो भाई का आंसर आ गया। हाँ सर, मिस्टेक भी मिल गई। मैंने POH ही कैलकुलेट करके रख दिया, पीएच कैलकुलेट ही नहीं किया। ठीक है, और अगर अपन को हाइड्रोलिसिस कैलकुलेट करना था तो अपन ऐसे कर लेते। ठीक है, अगर अपन को हाइड्रोलिसिस कैलकुलेट करना होता तो अपन ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। तो हाइड्रोलिसिस विल बी अंडर रूट ऑफ KH हो जाता है अपने पास 10⁻⁻3 डिवाइड बाय C 10⁻⁻1, so that will be equal to 10⁻⁻2। ये लो, तो ये था अपना, अगर बाइवेलेंट कैटाइंस या एनाइंस है तो अपन कैसे हाइड्रोलिसिस लिखेंगे। ठीक है, अब अपन लिखेंगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अपन लिख लिया सबने? यस सर। यस सर। एक सेकंड सर। हाँ ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा सा रोका था, जल्दी लिख लो।
चलो ठीक है, लिख लिया मैंने। अब लिखेंगे अपन हाइड्रोलिसिस ऑफ एम्फोप्रोटिक सॉल्ट। salts which can donate as well as accept H+, उनको कहते हैं एम्फोप्रोटिक सॉल्ट। दे आर कॉल्ड एम्फोप्रोटिक सॉल्ट। तो एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे NaHCO3 है, ये प्रोटॉन दे भी सकता है, प्रोटॉन ले भी सकता है। ये भी, ये भी, ये भी, है ना। जो प्रोटॉन दे भी सकते हैं, प्रोटॉन ले भी सकते हैं। The salt which can take proton, which can donate proton, they are called amphoprotein. For pH, we have to take average of pKa by which it donate or accept H+. चलो देखते हैं कैसे कैलकुलेट करना है। जैसे मान लो अपन एक एग्जांपल लिखते हैं। मान लो मेरे पास HCO3 नेगेटिव है। अब Na पॉजिटिव तो एक्सपेक्टेड ट्राइन है, तो सभी में कोई भी एक एक्सपेक्टेड ट्राइन गिवन होगा। अब ऐसा जरूरी नहीं मैंने सारे ही एसिड लिखे हुए हैं। एम्फोप्रोटिक था ना, जो प्रोटॉन दे सकता है, प्रोटॉन ले सकता है। ये प्रोटॉन देगा तो H+ साइन होगा प्लस CO3 नेगेटिव होगा, तो डोनेट किया। अब एक्सेप्ट करेगा अगर प्रोटॉन तो H2CO3 बनाएगा। अपन को पता है जब ये डोनेट करेगा ना H+ आई, तो Ka2 यूज करेगा, और एक्सेप्ट करेगा तो Ka1 यूज करेगा। वो कैसे पता चलेगा? हाँ तो पता है ना, H2CO3 की बात कर रहे हो आप, तो कार्बनिक एसिड की बात चल रही है यहाँ पर। तो कार्बनिक एसिड जब डिसोसिएट करता है तो H+ आइन प्लस बाइकार्बोनेट है। अगर ये दोनों इक्विलिब्रियम में है तो 100% आप Ka1 यूज कर रहे हैं, और अगर ये दोनों इक्विलिब्रियम में है तो 100% आप Ka2 यूज कर रहे हैं। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, pH लिखेंगे, दैट विल बी 1/2 into pK1 plus pK2। कोई कंसंट्रेशन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, we'll get the pH। और अगर अपन ऐसा लिखें, मान लो अपने पास ऐसे करें, दूसरे एग्जाम्पल लिखते हैं अपन, Na2 NaH2 PO4। अगर ये प्रोटॉन देगा अपन लिखेंगे H+ आइन प्लस Na2H। सोडियम को लिखते ही नहीं है ना, तो सोडियम को हटा ही लेते हैं, तो इस पे एनाइन बना लूंगा। सोडियम तो स्पेक्टेड ट्राइन है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो ये बनाएगा HPO4 2 नेगेटिव, और अगर ये एक्सेप्ट करेगा H+ आइन
तो ये बनाएगा H3PO4। यहाँ Ka1 यूज होगा, यहाँ Ka2 यूज होगा, तो pH will be equal to 1/2 into pK1 pK2। और अगर ऐसे गिवन होगा मुझे, तो मतलब मैं इस वाले सॉल्ट की बात कर रहा हूँ, तो फिर अपन कहेंगे डोनेट H+ आइन, तो देगा H+ आइन और फॉस्फेट आइन बनेगा। लेकिन इस रिएक्शन में तो ये Ka3 यूज करेगा, और यहाँ पर जब ये एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पर Ka2 यूज करेगा, तो H+ आइन प्लस H2 PO4 माइनस बनाएगा। Therefore pH will be equal to 1/2 of pK2 plus pK3। ये यूज करेंगे। पेपर को पता है ना, H3PO4 3 स्टेप में डिसोसिएट होता है। जो अपन ने यहाँ पर लिखा हुआ है ना, जो यहाँ पर ले रखा है ना अपने, वो ये वाला, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो Ka2 यूज करेगा, और ये प्रोटॉन डोनेट करेगा तो Ka3 यूज करेगा। ये प्रोटॉन डोनेट किया तो Ka3 यूज किया अपन ने, और एक्सेप्ट किया तो Ka2, तो उनका एवरेज लेंगे। और इस केस में अपन को ये गिवन था। अब इसका मतलब है ये गिवन है, और ये गिवन है तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो Ka1 यूज करेगा, डोनेट करेगा तो Ka2 यूज करेगा, तो अपन ने उनका एवरेज लिया। तो ये तो बड़ा इजी है यार, इसमें तो बस K दे दो मुझे, मैं एवरेज कैलकुलेट करके बता दूंगा, है ना। इसमें बस K दे दो आप मुझे, मैं एवरेज कैलकुलेट करके बता दूंगा। अगर एम्फोप्रोटिक सॉल्ट है तो ध्यान रखना एम्फोप्रोटिक सॉल्ट का है। अगर कोई ऐसा सॉल्ट बनता है जो प्रोटॉन दे सकता है, प्रोटॉन ले सकता है, तो इट विल बी देयर पीएच विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ देयर कॉन्सेंट्रेशंस। इंडिपेंडेंट ऑफ द concentration of salt। सर आपने अभी क्या कहा, आप रिपीट कर सकते हो? मैंने कहा कि मतलब इसमें ना कि भाई इनके पीएच कैलकुलेशन जो है ना, दे विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ concentration of the salt। concentration कुछ भी गिवन हो, we'll get the pH। हमें सिर्फ के एक गिवन होने चाहिए क्वेश्चन में। ओके सर। So we require only Ka values for each step, बस वही चाहिए। ये Ka1 होगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेप के लिए Ka1 होगा। थर्ड वाले एग्जांपल में जहाँ पर एक्सेप्ट हो रहा है वहाँ पे खाली H2PO4 माइनस आना चाहिए ना, वो H+ एक अलग से और क्यों आया है? एक्सेप्ट करेगा ना H+, हाँ वो H+ नहीं लिखना चाहिए, दे तो दिया एक H+। बिल्कुल, सो बिल्कुल। चलो मैं एक क्वेश्चन लिखते हैं अपन, है नेक्स्ट। पहले अपन चाहे तो ये लिख भी सकते हैं कि भाई ऐसे एवरेज आता कैसे है सर, एक बार प्रूफ करके दिखा दो, वो भी कर सकते हैं। क्वेश्चन भी लिख सकते हैं अपन डायरेक्टली, और प्रूफ करके भी देख सकते हैं अपन कि डायरेक्टली आप प्रूफ करके दिखा दो ये कैसे आया सीपीएस। लेकिन कोई पूछता है उसका तो है नहीं वो प्रूफ, हाइड्रोलिसिस ही पूछता है, तक कर लिया। नेक्स्ट पेज पे चलो, एक ठीक है।
ठीक है, आगे चले नेक्स्ट पेज पे। यस सर। यस सर। Calculate the pH when 50 ml of 0.1 mol of H3PO4 is neutralized with 50 ml of 0.2 mol of NaH solution. Given that Ka1 10 की पावर -3, Ka2 10 की पावर -7 and Ka3 10 की पावर -13 for H3PO4. अभी अगर मेरे पास एक एसिड है, आंसर लिखने के लिए लिख रहा हूं, और मैंने इसको NaOH से रिएक्ट करवाया, ये बनाएगा NaH2PO4 प्लस H2, फिर NaH2PO4 reacts with NaOH to give Na2HPO4 plus H2, फिर Na2HPO4 reacts with NaOH to give Na3PO4 plus H2. Remember, never write the reaction. For diprotic or triprotic in single step. अभी वन स्टेप में नहीं लिखना। अब अपन मिलीमोल्स की बात कर लेते हैं। मेरे पास इसके मिलीमोल्स गिवन है 50 into 0.1 मतलब 5, इसके मिलीमोल्स गिवन है 50 into 0.2 मतलब 10, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 5 बचेगा, ये 5 बनेगा। अब मेरे पास ये 5 है और ये भी 5 है और ये 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। मतलब अब न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट कहाँ आ गया, इधर आ गया। अब अगर मुझे इस सॉल्ट का पीएच कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट pH of Na2HPO4, मैं क्या करूंगा, HPO4 2 नेगेटिव है क्योंकि Na2 था ना, अगर प्रोटॉन देगा तो ये बनाएगा, Ka3 यूज करेगा, और प्रोटॉन लेगा तो ये बनाएगा, तो Ka2 यूज करेगा। Therefore pH will be equal to 1/2 of pK1 plus pK2 plus pK3। कितना है, pK2 कितना है, 7। लो भाई pH आ गया। सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस तो तभी होगा ना, सॉल्ट के बारे में बात अपन तभी करते हैं जब सिर्फ सॉल्ट का कंसंट्रेशन हो, बाकी सॉल्यूशन में कुछ भी नहीं है। सॉल्ट है तो हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा, लेकिन ये जो सॉल्ट था वो एम्फोप्रोटिक सॉल्ट है। अगर ये बचता तो फिर ये थोड़ी, इसमें प्रोटॉन है ही नहीं। अगर प्रोटॉन नहीं दे सकता तो और ले नहीं सकता तो कैसे होगा, ये प्रोटॉन ले तो सकता है, फॉस्फेटाइन है, दे नहीं सकता, तो फिर इसका हाइड्रोलिसिस से करूंगा। ये तो एम्फोप्रोटिक था, ये दोनों में डिफरेंस है ना, एम्फोप्रोटिक सॉल्ट में और सॉल्ट में। तो इसको कैसे करते हैं, हाइड्रोलिसिस से।
फॉस्फेटाइन का हाइड्रोलिसिस करता हूँ। ये अपना सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ये मेरे ख्याल से अपना कंफर्म कंप्लीट हो गया। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस अपन को जितना पढ़ना चाहिए वो सारा का सारा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से पढ़ना पड़ेगा। मतलब अभी हाइड्रोलिसिस अपना हो गया। ठीक है, अब अपन को आयनिक का शीट मिला होगा। यस सर। तो आयनिक के शीट में दो शीट मिले होंगे आपको आयनिक के, एक एलिमेंट्री वाला और एक एडवांस्ड वाला। एलिमेंट्री वाला और एक एडवांस वाला, तो दो शीट मिले अपन को एलिमेंट्री वाले में, और उसमें भी आयनिक इक्विलिब्रियम 1 2 इस टाइप से दिया होगा। यस सर। तो आप एलिमेंट्री वाले से एक्सरसाइज 1 का ये थर्मो वो आयनिक 1 एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लो, ये काफी इजी हो गए। ठीक है, सर आप ये कल डिस्कस करोगे? कल कैसे कर पाएंगे, तुम लोग कर लोगे? सर पहले थर्मो कंप्लीट करते हैं, फिर थर्मो का डिस्कशन इनकम्प्लीट है वो। डाउट्स तो मैं डिस्कस करने के लिए मैं सोच रहा हूँ कोई एक्स्ट्रा क्लास ले लूं। सर आप बोल रहे थे ना कल लगा रहे हो एक्स्ट्रा क्लास। लेकिन उसमें थर्मो ही हो पाएगा। सर अगर आप इसी वीक में लगाने वाले हो तो जो अपकमिंग क्लास है उसके एक क्लास बाद हम कर सकते हैं, या फिर नेक्स्ट वीक में अगर होगा तो उसी क्लास में ये कर सकते हैं। देख भाई, सीधी सीधी बात है, मैं बताऊं, है ना, सीधी सीधी बात है, अपन बताएं। और वो सीधी सीधी बात यह है कि अपन को ना, अगर कल मैं AP1 में डिस्कस कर रहा हूं तो मैं चाहूंगा तुम लोग AP1 में आ जाओ। भाई डाउट से तो डिस्कस करना है, अपने डाउट उनके साथ अपने डाउट्स पूछ लो, वो तो पूछ ही रहे। सर कौन से डाउट्स होंगे? कोई भी थर्मो के डाउट्स होंगे, ओके सर। थर्मोडायनेमिक्स। अगर अपन को लगता है कि अगर मैंने लिंक भेजा है मतलब डाउट डिस्कस कर रहे हैं सर, तुम आओ देखो कौन सा डाउट डिस्कशन हो रहा है, अगर तुम्हारे काम का है तो बैठो, नहीं तो जा सकते हो। बोलो सर बट यस आप सर चलेगा। क्या डिस्कस करोगे एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 ऐसे? अब वो वहीं पे डिसाइड कर लेंगे ना बेटा, तो अभी से कैसे बताएं, फिर बच्चे बोलते हैं नहीं सर ये वाला डिस्कस करना है, तुम्हारे साथ भी तो यही कर लेता हूँ मैं, अच्छा ये डिस्कस करना है, चलो यही कर लेते हैं। उनका बैच है, अपन को काम का आया तो अपन ने कर लिया, नहीं तो छोड़ दिया। बाकी डिस्कशन जो भी होगा ना वो एक्सरसाइज 1 ही होगा, एक्सरसाइज 1 भी ही दिया होगा अभी तक मैंने थर्मो का, फिर किस टाइम के आसपास होगा? क्योंकि उनका GOC1 भी डिस्कस करना है मुझे और एक्सरसाइज 1 भी डिस्कस करना है। थर्मो 1 का, थर्मो 1 अपना डिस्कस हो चुका है शायद। सर ठीक पूरा है, नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं, डिस्कशन करना है तो अपन कर नहीं लेंगे, डिस्कशन कर लेंगे, चिंता मत कर। जैसे अभी भी तो अपन ने 12 से 3 ये डाउट क्लास ही तो वो कर रहा था, मैंने एक्स्ट्रा क्लास ही तो कर लिया अपन ने, तो अपना कम से कम हाइड्रोलिसिस कंप्लीट हो गया, तो मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है। मुझे लग रहा था यार इस वीक में मेरा टारगेट था हाइड्रोलिसिस कंप्लीट हो जाए, बफर शुरू हो जाए, तो अपन कोशिश करूंगा संडे को कोई क्लास मिला तो बफर सोल्यूशन शुरू करने का और डाउट्स भी।
सर कल का डाउट डिस्कशन AP1 के साथ मतलब कितने बजे के आसपास होगा? मेरे ख्याल से शाम को होगा। अगर तुम्हारा कोई दूसरा क्लास होगा तो फिर नहीं आना उस डाउट में। अगर कोई दूसरा क्लास है तो तुम्हें आने की जरूरत नहीं है फिर। ओके सर। ठीक है, चलो कितने फिर। बजे? शाम को होगा, मैंने डाउट देखा नहीं कितने बजे, बट होगा 4 to 9 के बीच में। चलो भाई, आज इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सर, बाय सर। बाय थैंक यू थैंक सर, यू बाय। सर, चलो बाय बाय सर। बाय।